नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो बजट आ चुका है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ी राहत है उनके लिए। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो हिंट कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, यहाँ पे सुबह हमने देखा वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि रिलैक्स करें और बजट पॉजिटिव है। वो हिंट इस तरफ था कि मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत दी जा रही है और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है और बड़ी राहत इसे कहा जा रहा है। तो 4 से 8 लाख तक की 5% इनकम टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख तक की अगर आपकी आय तो 10% इनकम टैक्स लगेगा। बड़ी राहत इसे कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें सार आज जो देखने को मिला है वो ये कि मिडिल क्लास के लिए ऐलान हुआ है टैक्स रिबेट। कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है, एकदम नॉन इवेंट है। दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए कोई इसमें कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये एक वही परंपरा है, ये एक ढोंग है, एक जुमला है। जब आप बारीकी में जाएंगे, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे होगी, उसमें सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मिडिल क्लास को बड़ी राहत आपने सुबह में ट्वीट भी किया था कि इस तरह। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दाव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो Well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at. And then only, would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate, was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? सर आपने भाई 14 करोड़ की आबादी है और हमारे पास एक अच्छी सरकार है वहाँ, और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। और हमें तो खुशी है कि बिहार को आज हवाई अड्डों का मांग हो, IITs की सीटों का वृद्धि हो, मखाना बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा डाइट फूड है। तो अगर भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी आभार व्यक्त करेगी देश के प्रधानमंत्री। नहीं, आपको ख्याल होगा कि पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। और मैं बिहार का सांसद हूं तो मैं तो उसकी प्रशंसा करूंगा। इंग्लिश में the overall budget, it's a balanced budget, it's a non-inflationary budget, it has an infrastructure incentive, it has a lot of social inputs which will create a very balanced society lifeline. Apart from that, a state like Bihar has also been given a lot of things, and Bihar has been lagging in many respects. So post 2015 package, this is a new proposal which has come to Bihar, whether it is airports, greenfield airports, whether it is IITs, whether it's education, Makhana board. I think Bihar deserves what it has got, and congratulations to the people of Bihar, and also thank you to the Prime Minister and the Finance Minister. बिहार में चुनाव है, इसलिए सपना बेचने का काम जरूर हो रहा है, लेकिन आज जो किसानों की माली हालत है, मजदूरों का जो हालत है, छात्र नौजवानों का हालत है, गरीब लोगों का जो महंगाई की मार से पिस रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है। ये तो केवल
अपना वादा फरोसी परोसना, इससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। जो रियल इंडिया है वो तो आज भी करा रहा है गरीबी महंगाई से। इतना ध्यान दिया सरकार ने बिहार नहीं, बिहार पे क्या हो गया, और बिहार में पहले क्या नहीं था, अब क्या होने वाला है। मखाना चलिए आप कह रहे हैं सर तो मखाना बोर्ड बनने से क्या हो जाएगा बिहार को, सो बता दीजिए। आप खुश नहीं बिहार की जो नहीं, हम लोग दुखी हैं, हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं, और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। सर लेकिन बिहार के लिए इतने ऐलान हुए कि आपके ही सांसद मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का बजट है। नहीं, मनीष तिवारी जी को गलतफहमी होगी। इस तरह के कितने वायदे किए गए, जब से बिहार का बंटवारा हुआ उनको नहीं मालूम होगा कि उस समय LK आडवाणी जी गृह मंत्री ने बिहार के बंटवारे पर जब बहस हो रहा था तो उन्होंने वायदा किया था कि 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे बिहार को, और बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। उसमें भी मनीष जी के स्टेट का नाम लिया गया था। तो आज बिहार को न तो वो ये मिला, केवल छलावा के अलावे पैकेज तो नहीं मिला। यही प्रधानमंत्री जी जाके 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किए थे, वो भी छलावा साबित हुआ। बिहार के साथ धोखा के अलावा कुछ नहीं हुआ पिछले 11-12 साल। Today it was a union budget, I was thinking, but it was a Bihar budget, what we saw in the House. It was very disgusting and disheartened to all our Karnataka MPs and Kannadians because not even a single funding or any of the schemes have been announced for Karnataka. We have requested more and more about Upper Bhadra, IIT to my constituency, Hassan, and more and over about some railway projects and about some upgradation of national highway. It's very disgusting to our Kannadigas. Meanwhile, Honorable Finance Minister is elected from Karnataka as a Rajya Sabha member, but don't know why Finance Minister has deserted the people of our Karnataka. In future, I'm requesting through the media, our Karnataka people should learn a lesson looking to this budget, because we were expecting more and more about some new projects in national highways or like something, and Upper Bhadra. Upper Bhadra is a very most efficient scheme for our regions of our Chikmagaluru, Davangere and other regions of our Karnataka. There's not a single rupee has been given funded for Upper Bhadra. Moreover, there is not in a single name has been taken up as Karnataka in this budget. Only Bihar. We were expecting IIT for Hassan, but it was given to Patna as in Bihar. And we were expecting more and more, but it is very disheartened. In upcoming days, Bharatiya Janata Party leader has to face what the budget has been announced today, and what I'm telling is we have तो प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे कांग्रेस नेताओं की, किस तरह से बजट को निराशाजनक बताया या फिर यूं कहें कि कहा है कि पूरी तरह से केंद्रित है बिहार पर। तो बजट में बिहार को सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे से न्यूज इंडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है वो भी सुन लेते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट वो पेश हो गया है। बजट आया, सबके चेहरे खिल गए और बिहार के कुछ ज्यादा खिल। देखिए, आज सबसे बड़ा बजट में है मिडिल क्लास के लिए, जो 12 लाख तक लोगों को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ साथ मखाना का बोर्ड बनाना, मखाना पर लोगों को जोड़ना, चाहे आपको मिथिलांचल को 50,000 एकड़ का पटवन करने के लिए सिंचाई का प्रबंध करना, ये तमाम बिहार देश सबके लिए सम्मान व्यवस्था है, लेकिन खास करके बिहार को बहुत कुछ मिला है। बिहार में तमाम कॉरिडोर का डेवलपमेंट करने की बात की गई, बिहार में एयरफील्ड की डेवलपमेंट की बात की गई, बिहार में IIT हॉस्टल के डेवलपमेंट की बात की गई, मेडिकल कॉलेज की बात की, तमाम चीज़ें बिहार को लेकर। देखिए बिहार को ज़रूरत था, इसलिए ज़रूरत था कि आज़ादी के बाद लगातार बिहार में कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद RJD की सरकार रही।
तो केवल घोटाला होता था, काम नहीं हो पाता था। जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, विकास पटरी पे आई है और ख़ास करके दिल्ली से जो पैसा अब जा रहा है तो उसका उपयोग बढ़िया ढंग से हो रहा है और इसलिए वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत थी जो आज मिला है। इसलिए आदरणीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय पूरी मोदी कैबिनेट को मेरे तरफ से बधाई है, धन्यवाद है। इस पूरे बजट को अगर मार्क देना हो तो 100 में से कितना नंबर? 100 में 100। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा बजट को 100 में से 100 दिया जाएगा। बिहार को दिया, मिडिल क्लास को दिया, सबको दिया है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर डी.आर. राय हमारे साथ IMA के पूर्व महासचिव हैं। संजय राणा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर विपुल सुनील भी जुड़े हैं हमारे साथ, DU से प्रोफेसर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच मेरे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ जुड़े हैं, CIA के ऑफिस में मौजूद हैं। अंकित, क्या रिएक्शन सारे पहले आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मोनिका, वाकई अगर कहें तो निर्मला सीतारमन ने सचिन की तरह 6 मारा है और वाकई सभी को चारों खाने चित्त कर दिया है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो राहत मिलती नजर आई वो 12,75,000 की उस इनकम पर है, जो कि बॉटम लेयर पर रह रहे उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है जो इंतजार कर रहे थे कि इसका कि उनको टैक्स में राहत मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यानी कैंसर जैसी बीमारी को लेकर के जब मैंने अंदर भी डॉक्टर त्रिहन से भी बात किया तो वो भी इसको मानते हैं कि ये वाकई ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि एक कैंसर की इंजेक्शन को लेने के लिए लोगों को लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और तब भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर वो टैक्स फ्री हो जाती है, कस्टम ड्यूटी उससे हटती है, तो ऐसी 36 लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं जो साफ तौर पर इसके दायरे में आएंगी। और सरकार ये चाहती है कि सुदृढ़ विकास के साथ साथ सेहत का ख्याल भी रखा जाए। इतना ही नहीं, 75,000 जो मेडिकल सीटें हैं, आपने देखा होगा पिछले साल किस तरीके से प्रोटेस्ट होता रहा, लेकिन इन सब के बीच सरकार की जो नीयत है वो साफ नजर आती है, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लगातार सरकार अपने खर्च को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ जो रोजगार है उसको भी पैदा करने की तरफ, सृजन की तरफ एक बेहतर कदम मिलता है। आपको याद होगा मैं आपसे कह भी रहा था कि किसान सम्मान निधि को लेकर के इसमें अनाउंसमेंट हो सकती है, या यूं कह लें कि अनाउंसमेंट ये किया जा सकता है कि खासतौर पर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए। और ठीक ऐसा ही बजट में होता नजर आया। 5 लाख इनकी सीमा हो गई, यानी किसानों को राहत हो गई। यूरिया के लिए असम में एक प्लांट लगाया जाएगा जो कि यूरिया की जो एक तरीके से कहें आपूर्ति है, डिमांड है, उसको पूरा करेगा, यानी किसान को भी मजबूत किया गया। एक तरफ क्रेडिट के लिए उनको अश्योर कर दिया गया, दूसरी तरफ यूरिया के लिए जो मार होती है उस पर एक न कहीं अच्छा फैसला लिया गया है। अब आते हैं MSME सेक्टर्स को लेकर के। MSME वो सेक्टर है जिसमें तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा रोजगार मिलता है, यानी लोग काम करते हैं। तो ऐसे में जो MSME सेक्टर है इसमें भी बॉटम लेयर पर सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग हैं जिनकी सैलरी भी कम है एक तो, और दूसरा क्या है, ठीक है अंकित, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ आपकी कट रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। पहले हम डॉक्टर विपुल सुनील जी का रुख कर लेते। डॉक्टर विपुल जी, किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं? हम इससे पहले जब बजट आए नहीं थे तब डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या उम्मीदें होंगी, अब आ गया है जी तो जी, जरा बताइए। मोटे तौर पर हम बात कर रहे थे कि पिछले 8 बार से जो बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, तो उनके कार्य व्यवहार और उसमें जो उम्मीदें होती थी वो उस पर खरा नहीं उतरती थी। लेकिन इस बार 8वीं बार उन्होंने बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बजट अच्छा प्रस्तुत किया गया है कुछ लोगों के लिए, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लिए। लेकिन मैं पूछना और जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको, तीनों है इसमें, कि एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन फील्ड को लेकर के मैं अपनी बात रखता हूं। एजुकेशन को लेकर के आप देखिए कि क्या IIT और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को, या मेडिकल की सीटें बढ़ा देनी, IIT में सीटें बढ़ा देनी, IIT के लिए ये फंड दे देना ही एजुकेशन सिस्टम को दिखाता है? क्या देश के विश्वविद्यालयों में जिस स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है इतने दिनों से, जिसके बारे में मैं पीछे भी कह रहा था कि स्किल डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों के विभागों में जाना चाहिए, वहाँ ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ख़ास तौर पे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें,
तो वो तो होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई एजुकेशन के मतलब उसमें बात नहीं की गई है कि शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या होगा, बजट कैसा देंगे, विश्वविद्यालयों के क्या फंड कट में कमी की जाएगी, क्या विश्वविद्यालयों को ये कहना बंद किया जाएगा कि नहीं स्वायत्ता है, आपको स्वायत्ता दे रहे हैं हम, आप बाजार से पैसा लाइए और अपने संस्थान में खर्च कीजिए, बाजार से ही बच्चों से पैसा लीजिए, उसके आधार पर इंस्टीट्यूट चलाइए। तो बच्चों से पैसा लीजिए, बच्चों की फीस की वृद्धि कीजिए, बाजार से पैसा लीजिए, तो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में जो तथाकथित तौर पर छोटी आय वाले लोग हैं उनके बच्चों का कितना कल्याण होगा। एक तरफ तो आप लगातार बात कर रहे हैं कि नहीं हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन लोन सब्सिडी आपका सब तभी कामयाब होगा जब पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को बेहतर सुविधा मिलेगी, उनके फंड में कटौती नहीं होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे परंपरागत कोर्स कराने वाले विश्वविद्यालय हैं जिनके बजट में लगातार मतलब गिरावट देखी जा रही है, फंड कट किया जा रहा है। तो आईआईटी और मेडिकल की सीटों से तो एजुकेशन फील्ड नहीं सुधरेगा ना। किसानों के लिए कुछ ज़रूर अच्छी खबर आई है कि 3 से 5 लाख क्रेडिट का वो किया गया है, लेकिन जिसकी उम्मीद थी कि वो 6,000 मिलने वाली किसान सम्मान निधि को 12,000 या 10,000 का हम अनुमान लगा रहे थे, वहाँ हम निराश हो रहे हैं। तो इस तरह से मिला जुला है बजट। हाँ, टैक्स पेयर्स को लेकर के पिछले कई वर्षों से जिसका इंतजार था उसमें एक मतलब खुशखबरी देखी जा रही है। वो भी है मोटे तौर पर ओल्ड वर्सेज न्यू की लड़ाई है। सरकार चाहती है कि न्यू में सारे लोग आ जाएं, तो अपनी सुविधा से कर रही है, फिर भी लोगों को कम सैलरी पे और सैलरीड पेशा लोगों के लिए ये एक मतलब बेहतर खबर लेकर के आती है। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपको क्या लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ इशारा दे रहे थे, यही जो टैक्स एग्जम्पशन हम देख रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, इसी की बात कर रहे थे, या फिर और भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग नजर आता है इस बजट में? नहीं, देखो, पहली बार मध्यम वर्ग के लिए बड़ी चीजें की हैं। पहली बार मैं कह रहा हूँ, हर बार का बजट हम लोग देखते थे मध्यम वर्ग अछूता रह जाता था। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड 50,000 से 3 लाख तक पहुंचने में 3 दशक लगे, और 3 लाख से 2.5 लाख तो पिछली बार था, लेकिन डबल आप देखिए अगले बजट में हो गया, 3 लाख से सीधा 5 लाख तक। और वो 7 करोड़ किसानों के पास इस समय क्रेडिट कार्ड हैं, केसीसी हैं। यदि 7 करोड़ किसानों को आपने 3 लाख से 5 लाख का कर दिया, 2 लाख बहुत पैसा होता है किसान के लिए। 6,000 रुपये सम्मान निधि आपकी हो गई, और 2 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट के लोन आपको हो गया। तो लगभग आप मानिए कि 7 करोड़ को तो ये सीधा सीधा दे दिया। और इसके अलावा आप देखेंगे कि डेयरी यदि कोई खोलता है किसान या मछली पालन करता है, तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के सरकार देगी। ये भी मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग में आते हैं। अच्छा, दूसरे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने रखा है कि 30,000 का क्रेडिट कार्ड वो देंगे, कि जहाँ कहीं कोई दिक्कत होती है, सामान लाने में कोई दिक्कत हो रही है या अन्य कोई ऐसी असुविधा हो रही है, तो 30,000 का क्रेडिट कार्ड बहुत है। जो पटरी पे जो ठेला लगाते हैं या रिक्शा चालक है या छोटी छोटी दुकानें हैं, पान की दुकानें, इसके लिए मैं रखा है। चाहूंगी आपको राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं, मैं लौट आपके पास। रुपये से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को
8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, सब काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दिए, बहुत लेंदी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है।